मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के लोगों को बधाई दी है क्योंकि राज्य अपना 10वां स्थापना दिवस मनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 3 सप्ताह तक चलने वाले इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत शुक्रवार को मुख्यमंत्री द्वारा नवनिर्मित डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सचिवालय भवन में समारोह का उद्घाटन करने के साथ होगी। 6 दशक से अधिक समय तक चले अलग राज्य की लड़ाई के दौरान किए गए संघर्षों और बलिदानों को याद करते हुए उन्होंने इस अवसर पर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करी है। उन्होंने याद दिलाया कि जिस तरह से आंदोलन के अंतिम चरण का नेतृत्व लोकतांत्रिक तरीके से किया गया था, जिसमें सभी वर्गों के लोग अलग राज्य के मुद्दे पर एकजुट हुए थे, अलग राज्य के स्वीकृत लक्ष्य को साकार करने की प्रक्रिया में उन्हें भी जिन कठिनाइयों और अपमानों का सामना करना पड़ा, उन्हें याद करते हुए उन्होंने आंदोलन में सभी क्षेत्रों के लोगों के योगदान को स्वीकार किया, जिसमें केंद्र को अंततः झुकने के लिए मजबूर किया है। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। यह खुशी की बात है कि राज्य ने सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व सफलता के साथ अपने आलोचकों को खारिज कर दिया है और सभी बाधाओं से लड़ते हुए यह विरोधियों के खिलाफ खड़ा है। तमाम बाधाओं को पार करते हुए तेलंगाना राज्य अब सभी क्षेत्रों में देश को आगे बढ़ा रहा है। शासन और विकास का तेलंगाना मॉडल पूरे देश में सबसे अधिक मांग वाला मॉडल बन गया है। सभी राज्यों के लोग अब तेलंगाना जैसी सरकार चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने समारोह के लिए व्यापक इंतजाम करे हैं। राज्य ने कृषि, सिंचाई, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा और कल्याण सहित सभी क्षेत्रों में तेजी से प्रगति करी है और वे चाहते हैं कि लोग 3 सप्ताह तक भव्य पैमाने पर आयोजित किए जा रहे समारोह को बड़े पैमाने पर शामिल हो। मुख्यमंत्री ने 22 जून तक 21 दिनों तक पूरे राज्य में इस कार्यक्रम के भव्य आयोजन का आह्वान किया है और वह सुबह एक सार्वजनिक संबोधन के साथ समारोह की शुरुआत करेंगे। बिहार सरकार और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी गुरुवार को अपने 9 साल पूरे कर लेंगे। इसके साथ चंद्रशेखर राव एक तेलुगु राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन जाएंगे, जो लगातार 2 कार्यकालों में 9 वर्षों तक लगातार शीर्ष पद पर काबिज रहेंगे। पिछला रिकॉर्ड एन चंद्रबाबू नायडू के पास था, जिन्होंने 1 सितंबर 1995 से 14 मई 2004 तक 8 साल और 256 दिनों तक तत्कालीन अविभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। दिवंगत मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी ने 14 मई 2004 से 2 सितंबर 2009 तक एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अपनी मृत्यु तक 2 कार्यकालों में 5 साल और 111 दिनों तक पद संभाला। राज्य के पहले सप्ताह के जश्न के लिए साझा किए गए यात्रा और कार्यक्रम के अनुसार 3 जून को तेलंगाना किसान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। गांव में रायतु वेदिका के किसानों की सभा होगी। अधिकारियों ने कहा कि मुफ्त बिजली, रायतु बंधु और रायतु बीमा सहित कृषि क्षेत्र में बिहार सरकार की उपलब्धियों को समझाने के लिए फ्लैक्सी और पोस्टर लगाए जाएंगे। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के प्रयास, दोस्ताना दृष्टिकोण और कुशल सेवाओं को समझाने के लिए 4 जून को सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हैदराबाद में पीवीएनआर मार्ग, नेकलेस रोड पर ब्लू कोल्स रैली में गश्तीकार हिस्सा लेंगे। हैदराबाद, राजकोंडा और साइबराबाद पुलिस आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र के सभी लोग पुलिस बैंड के साथ 125 फुट ऊंची अम्बेडकर प्रतिमा के सामने प्रदर्शन करते हुए इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। 5 जून को तेलंगाना विद्युत विजय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर किसानों, उपभोक्ताओं, बिजली कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों और कम से कम 1000 लोगों के साथ एक बैठक आयोजित की जाएगी, ताकि बिजली क्षेत्र में प्राप्त गुणवत्तात्मक परिवर्तन की व्याख्या की जा सके। 6 जून को तेलंगाना औद्योगिक विकास महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र में हासिल की गई प्रगति की व्याख्या करने के लिए औद्योगिक और आईटी गलियारों में बैठकें आयोजित की जाएगी। अधिकारियों ने ये भी कहा है कि राज्य में निवेश और रोजगार के बड़े अवसरों का विवरण दिया जाएगा। टी हब और वी हब में इच्छुक उद्यमियों की एक बैठक भी आयोजित की जाएगी। 7 जून को सिंचाई दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सरकार निर्वाचन क्षेत्र के केंद्रों में स्क्रीनिंग के लिए कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना पर एक वृत्तचित्र तैयार कर रही है। 8 जून को प्रत्येक गांव में जल निकायों में उत्सव मनाया जाएगा, जबकि 9 जून को तेलंगाना कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें कम से कम 1000 आसरा पेंशन और कल्याण लक्ष्मी लाभार्थियों के साथ निर्वाचन क्षेत्र स्तर की बैठकें आयोजित की जाएगी। अधिकारियों ने यह भी कहा है कि रविंद्र भारती में एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें बताया जाएगा कि किस तरह तेलंगाना ने कल्याण में स्वर्ण युग हासिल किया है। राज्य दशक के जश्न के लिए पूरी तरह तैयार है। अलग राज्य बनने के 9 साल पूरे होने पर समारोह भव्य होने जा रहे हैं। तेलंगाना की प्रगति का जश्न मनाने के लिए राज्य सरकार त्योहारों का आयोजन करने के लिए तैयार है। सीएम केसीआर आज सचिवालय में समारोह का उद्घाटन करेंगे। प्रदेश भर में 21 दिनों तक गांव-गांव जाकर प्रतिदिन एक खेत से संबंधित कार्यक्रम आयोजित करने की व्यवस्था की गई है। 2 जून 2014 को
अस्तित्व में आए तेलंगाना ने 9 वसंत पूरे कर लिए हैं। जैसा कि हम 10वीं वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, राज्य का दशक समारोह भव्यता के साथ आयोजित किया जाएगा। राज्य सरकार ने विशेष अवसर के सम्मान में 3 सप्ताह तक उत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया है और उसी के अनुसार व्यवस्था करी है और इसी के साथ ही नया सचिवालय बिजली की रोशनी से सुसज्जित था। मुख्यमंत्री आज सुबह गन पार्क स्थित शहीद स्तूप पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सचिवालय में समारोह का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और पुलिस को सलामी दी जाएगी और उसी के बाद केसीआर दर्शकों को संबोधित करेंगे और दर्शक समारोह का संदेश देंगे। सचिवालय के उद्घाटन के बाद पहला कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी कर ली गई है। सरकार ने राज्य में सभी सरकारी संस्थानों और कार्यालयों के उद्घाटन समारोह के दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराने के निर्देश पहले ही जारी कर दिए हैं। त्योहार के अवसर पर राजधानी के साथ साथ सभी जिलों में कार्यालय, ऐतिहासिक इमारतें और मुख्य चौराहे को बिजली की रोशनी से सजाया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा शुक्रवार को गोलकुंडा किले में आयोजित होने वाले तेलंगाना स्थापना दिवस समारोह में राज्य के लिए संघर्ष से सक्रिय भूमिका निभाने वाले लोगों के एक बड़े वर्ग की उपस्थिति देखी जाएगी। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है। किले में तैयारियों का निरीक्षण करने के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना को केवल एक व्यक्ति या लोगों के एक छोटे समूह द्वारा नहीं बल्कि राज्य में समाज के हर वर्ग की भागीदारी से संभव बनाया गया था। भाजपा ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राजनीतिक संयुक्त कार्रवाई समिति जेएसी में शामिल होने वाली एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी थी और विभिन्न आंदोलनों में भी सबसे आगे थी और सुनिश्चित करने सहित हर कदम पर राज्य के लोगों के साथ मजबूती से खड़ी थी। संसदीय विधेयक के पारित होने से राज्य का दर्जा संभव हुआ और उन्होंने कहा। किशन रेड्डी सुबह 7 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और उसी के बाद केंद्रीय बलों की टुकड़ियों द्वारा परेड की जाएगी। किले में जाने माने कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्कूली बच्चों के लिए प्रतियोगिताओं के अलावा 2 फोटो प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएंगी, जिनमें से एक पिछले 9 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा किए गए कार्यों को दर्शाती है और दूसरी शोकेसिंग। उन्होंने कहा कि राज्य के गठन के आंदोलन में भाजपा की भूमिका है। पिछले साल केंद्र सरकार ने दिल्ली में तेलंगाना गठन दिवस मनाया और इस साल यह हैदराबाद में गोलकुंडा किले में कर रही है, उन्होंने कहा। मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना राज्य सरकार को दशक समारोह को उत्सव की तरह आयोजित करना चाहिए। मीरपेट के SYR गार्डन में माहेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र के बीआरएस पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक में भाग लेने वाले मंत्री ने कहा कि सीएम केसीआर के नेतृत्व में तेलंगाना राज्य के पिछले 9 वर्षों में महत्वपूर्ण विकास हासिल किया है। राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई कल्याणकारी योजना हर घर में पहुंच गई है। तेलंगाना स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस आज हैदराबाद के गांधी भवन में समारोह आयोजित करेगी और इसी कार्यक्रम की मुख्य अतिथि लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार होगी और इसी मौके पर शमशाबाद हवाई अड्डे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के एक भाग के रूप में सुबह 10:30 बजे गांधी भवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। बाद में सुबह 11 बजे पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गंदबाग में शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। शोभा यात्रा सुबह 11:15 बजे निजाम कॉलेज स्थित बाबू जगजीवन राम की प्रतिमा से निकलेगी और इसी पदयात्रा की शुरुआत मीरा कुमार करेंगे। पैदल आबेद की नेहरू प्रतिमा होते हुए गांधी भवन पहुंचेगी। उसके बाद गांधी भवन में तेलंगाना आविर्भाव दिवस सभा शुरू होगी। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह द्वारा महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के खिलाफ प्रमुख भारतीय पहलवानों द्वारा भारतीय पहलवानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी बृजभूषण की गिरफ्तारी और आरोपों की हिरासत में जांच की मांग कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने जनवरी 2023 में बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को सार्वजनिक करते हुए जंतर मंतर नई दिल्ली में धरना दिया और इस आश्वासन की बात की केंद्र सरकार आरोपी की जांच के लिए एक समिति बनाएगी। जनवरी 2023 में विरोध प्रदर्शन बंद कर दिया गया। समिति द्वारा रिपोर्ट 5 अप्रैल 2023 को प्रस्तुत करी गई और लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। अधिकारियों द्वारा निष्क्रियता का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारियों ने 23 अप्रैल 2023 को अपना विरोध फिर से शुरू किया। दिल्ली पुलिस, जो गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है, जिसका नेतृत्व भाजपा करती है और जिसके आरोपी है ने अन्य मामलों में त्वरित कार्रवाई की थी, कभी कभी एक ट्वीट के आधार पर भी, लेकिन इस मामले में पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद और एक लंबी निष्क्रियता के बाद ही आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकता दर्ज करी है और जबकि आरोप संज्ञेय प्रकृति के थे क्योंकि इसमें एक नाबालिग का यौन अपराध शामिल था, जिसके अनुसार पुलिस द्वारा तत्काल प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है।
शर्मनाक संगठन जो हो रहा है महिला ब्रेजर्स के साथ में, वो सिंपली हम लोग जस्टिस का मांग कर रहे हैं मोदी सरकार से। बीजेपी के मोदी सरकार आज यहाँ तक गिर गए कि मोदी जी ने तो कुछ बात ही नहीं करते। आज प्रधानमंत्री को अमित शाह को ऐसा क्या नौबत आए कि एक एमपी को सपोर्ट कर रहे। महिला आज पूरे महिला ब्रेजर्स बाहर आके कि कह रहे हैं कि हम लोगों का ह्यूमिलिएशन हो रहा, हम लोगों का सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा हमारे साथ में, वो हम लोगों को एफआईआर रजिस्टर करो बोले तो दिल्ली पुलिस खामोश बैठी है। दिल्ली पुलिस वही फिर अति उत्साह साथ में राहुल गांधी जी को अरेस्ट करने में, उनके घर को जाने में, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में बहुत बड़ा you play big role on that। बट आज दिल्ली पुलिस पार्लियामेंट के उद्घाटन के टाइम पे मोदी जी उद्घाटन करने के टाइम पे यही इशू से मारे, फिर उनको बहू बेटियां नहीं है क्या घर पे? दिल्ली पुलिस को हम लोग ये दिल्ली पुलिस का जो कांड है हम कंडम कर रहे हैं। हम ये बेशरमनाक संगठन ये जो करे दिल्ली पुलिस, इसके ऊपर भी इंक्वायरी होना चाहिए। नेशनल फ्लैग भी गिरा दिया गया। आज ब्रिजभूषण के खिलाफ कोई भी आगे नहीं बढ़ रहे। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी चुप है तो दिल्ली पुलिस क्या करेगी? आज बीजेपी के सरकार है, आने वाले कल में यही महिला उन लोगों को बता देते उन लोगों का क्या चीज़ है। आज हमारे बच्चों को बड़ा करके हम लोग बाहर जाके ये मेडल्स लेके यहाँ पे आ रहे, हम लोग का बहुत खुशी की बात है। हमारे इंडिया को सोचे, बाहर इतना इज्जत लेके आ रहे हैं हमारे बहू बेटी, मगर आज मोदी सरकार में ये रियली इट इज़ अ वेरी शेमफुल एक्ट विच इज़ मोदी गवर्नमेंट इज़ डूइंग एंड रियली वी कंडेम दिस। एंड हम मोदी जी से यही मांग करते हैं कि उन लोगों को जस्टिस दिलाना। आज स्मृति ईरानी है, यूनियन मिनिस्टर्स है, निर्मला सीतारामन जी, मीनाक्षी लेखी जी है, मगर कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे क्या आफत आ पड़ी बीजेपी को कि सेक्सुअल हरासमेंट हो रहे बोल के एक महिला कहती है कि आप लोगों को समझ में नहीं आते, एफआईआर दर्ज करके क्लीन इंक्वायरी नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? वी आर आस्किंग हिम टू रिज़ाइन, वी आर आस्किंग ब्रिज मोहन जी को रिजिग्नेशन देने के लिए हम महिला कांग्रेस डिमांड कर रहे हैं। और इसके साथ में प्रॉपर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस करना चाहिए। दिल्ली पुलिस को भी जानना चाहिए, कल के दिन उनका बहू बेटी भी, तुम्हारा बेटी भी कल के दिन स्पोर्ट्स में आए तो यही प्रॉब्लम हो जाएगी। आज जो मोदी सरकार महिलाओं के साथ में कर रहे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोल रहे, ये नारे सब झूठे। बेटी बचाओ मोदी को हटाओ, ये मांग करती है महिला कांग्रेस। कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस अच्छी लय में है और हाल ही में दक्षिण में सत्ता में होने का दावा करने वाली भाजपा को कर्नाटक की हार एक बड़ा झटका है और इसी के साथ ही कर्नाटक की जीत तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं के लिए मजबूती बन गई है। अब बीजेपी जो तेलंगाना में सत्तारूढ़ बीआरएस का विकल्प होने का दावा करती रही है, अब लोग कांग्रेस को विकल्प मानकर चल रहे हैं। कांग्रेस का अब ये मानना है कि कर्नाटक की जीत का असर तेलंगाना पर दिखाई देगा। तेलंगाना कांग्रेस अब मुख्य रोल अदा कर रहा है और इसकी वजह कर्नाटक में पार्टी की प्रचंड जीत है। कर्नाटक की सफलता को तेलंगाना में भी दोहराना चाह रहा कांग्रेस नेतृत्व उसी हिसाब से रणनीति बना रहा है। लेकिन एक बात जो तेलंगाना कांग्रेस के नेता भी नहीं समझ पा रहे हैं, वह अब पार्टी को भ्रमित कर रही है और इसकी वजह वाईएसआरटीपी की अध्यक्ष वाईएस शर्मिला है। तेलंगाना में अपनी अलग पार्टी बनाने वाली वाईएस शर्मिला यहाँ की राजनीति में खास असर नहीं डाल पा रही है और इसका श्रेय इस सत्य को दिया जा सकता है कि कोई भी बड़ा नामी नेता उनकी पार्टी में शामिल नहीं हुआ। हाल ही में शर्मिला उनसे एक बार फिर मिली और इसी के साथ ही चर्चा है कि शर्मिला कांग्रेस में शामिल होंगी या फिर उनकी पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन होगा। कांग्रेस नेताओं का ये कहना है कि इसमें से कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं को शक है कि शर्मिला की कोई राजनीतिक रणनीति है। शर्मिला बैठक डीके शिव कुमार, टीपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि दोनों का मिलना अच्छी बात है। सेक्युलर पार्टियों का मानना है कि कांग्रेस नेताओं से कोई भी मिल सकता है। वाईटीपी सूत्रों का कहना है कि कर्नाटक के डिप्टी सीएम शिव कुमार की मुलाकात सिर्फ एक शिष्टाचार मुलाकात थी। अफवाह यह है कि वह डीके शिव कुमार के साथ अपनी पिछली दोस्ती के कारण शर्मिला से मिली थी, लेकिन इससे बढ़कर एक राजनीतिक पहलू भी है। शर्मिला की यह टिप्पणी की 40 निर्वाचन क्षेत्रों में ताकत है, राजनीतिक रूप से भी दिलचस्प हो गई है। यह अफवाह है कि डीके, वाईटीपी और कांग्रेस के
बीच गठबंधन की मध्यस्थता करेगी। वहीं टीपीसीसी नेताओं का कहना है कि यह पूरा मामला उनके आलाकमान की नजर में है। डीके शिव कुमार ने इस अभियान को स्पष्टता प्रदान करी। शर्मिला ने कहा कि वह उनसे विनम्रता से मिली। उन्होंने कहा कि शर्मिला से मुलाकात का कोई राजनीतिक मकसद नहीं था। डीके ने कहा कि शर्मिला उनके लिए बहन की तरह है और जगत भी उन्हें जानते हैं। I just want to communicate to all my media friends. Since today is my birthday, a lot of people have come to wish me. I have to go to my deity with my family. After going that, I leave to Delhi. I don't know what time I will leave to Delhi. Whichever the flight is available, I will take it and go. One thing I would like to tell, we have passed a single line resolution leaving to the High Command. We have, under my leadership, 135 MLAs. All of them with one voice have said that the matter will be left to the High Command. I don't have any single number. I don't have any personal number. Whatever my number is, the Congress number. I had assured Srimati Sonia Gandhi when she appointed me in the mid-time also. I assured Rahul Gandhi. I assured Mr. Mallikarjun Kharge ji that my aim is only to deliver Karnataka to the Congress party. Even when she appointed me, even at the our conclave which was being held at Rajasthan, we assured her that in the Raipur also that we all will work unitedly and deliver Congress party to Karnataka, to the Delhi, Karnataka government to Delhi. That is what we assured. So I am sure we will keep up our promise, lest the High Command will take its course. कई लोगों का मानना है कि शर्मिला की योजना कांग्रेस में शामिल होने या कांग्रेस पार्टी के साथ अपनी पार्टी का गठबंधन बनाने की लगती है और इसी के लिए यह भी चर्चा है कि वह कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को मैदान में उतारने जा रही है, जिनकी कांग्रेस अलाकमान में अच्छी प्रतिष्ठा है। कियास लगाया जा रहा है कि शर्मिला ने सोचा होगा कि अगर डीके शिव कुमार इस दिशा में प्रयास करते हैं तो संभावना है कि कांग्रेस नेतृत्व में इससे सहमत होगी। सनसनीखेज कारवा में शामिल मंत्री मल्ला रेड्डी ने एक अहम टिप्पणी करी है कि मंत्री मल्ला रेड्डी ने तेलंगाना के गृह मंत्री महमूद अली और डीजीपी अंजनी कुमार से अधिक वजन वाले पुलिसकर्मियों को बढ़ावा नहीं देने को कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि फिटनेस बढ़ाने के लिए थानों में जिम स्थापित किए जाए और उन्होंने प्रशंसा करते हुए कहा है कि तेलंगाना पुलिस विभाग इस समय देश में नंबर 1 है। हमारी पुलिस अच्छे से काम कर रही है और मामलों को तेजी से सुलझा रही है। आप मेरी ताकत हैं, आप ही मेरी ताकत है। मंत्री हरीश राव ने कहा है कि मैं आपके लिए मेहनत करूंगा, आपकी और सेवा करूंगा। जब तक आपका आशीर्वाद और ताकत है तब तक आपकी सेवा करता रहूंगा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने शासन के दौरान वे पानी की कमी से पीड़ित थे, लेकिन तेलंगाना के आगमन के बाद सीएम केसीआर के शासन में पीड़ा गायब हो गई और हरीश राव ने खुशी जताई है कि तेलंगाना राज्य बनने और केसीआर के सीएम बनने के बाद दादा दादी का सम्मान बढ़ा है। वाईएसआरटीपी अध्यक्ष शर्मिला ने सीएम केसीआर पर कालेश्वरम और भीषण मिशन भागीरथ के नाम पर राज्य को लूटने का आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि लूटे के पैसों से टीआरएस को बीआरएस में तब्दील किया गया है। गणपार्क में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने वाली शर्मिला ने पूछा है कि केसीआर ने अपने 9 साल के शासन में ऐसा क्या किया कि राज्य स्वर्णिम तेलंगाना बन गया है और उन्होंने प्रशंसा करी कि सीएम केसीआर सरप्लस बजट के कारण राज्य को कर्जदार बनाने का श्रेय पाने के हकदार है। प्रजा गायक गद्दार ने चेतावनी दी है कि केसीआर जहां भी चुनाव लड़ेंगे वहां जाकर उनके खिलाफ गाना गाएंगे। उन्होंने संघों और पार्टियों की परवाह किए बिना केसीआर को एक साथ लाने के लिए हम सभी को बुलाया है। वाजपेयी मिले, अमित शाह ने कहा, अंबानी ने भी समय दिया, लेकिन केसीआर ने कहा है कि वह नहीं मिलेंगे। सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में 10 साल तक किसने तेलंगाना पर हमला किया, किसने झूठ बोला। गद्दार ने इस विषय पर तेलंगाना पत्रकार संघ की गोलमेज बैठक में भाग लिया। विधायक सरकारी सचेतक आर.के. पूरी गांधी ने शेरलिंगमपल्ली विधानसभा क्षेत्र के कुकटपल्ली मंडल के रामाराव नगर में बनने वाले सामुदायिक भवन के लिए भूमि पूजन किया और इसी कार्यक्रम में नगर सेवक नारने श्रीनिवास राव, पूर्व नगर सेवक रंगाराव, कॉलोनी एसोसिएशन के सदस्यों और अन्य लोगों ने भाग लिया है।
जिस विधायक की कॉलोनी में कोई समस्या हो तो पार्षद से संपर्क किया जाता है और वह तुरंत ही जवाब देता है और सहयोग करता है। और इसी मौके पर कॉलोनी वासियों ने विधायक, पार्षद व नेताओं का आभार जताया है। धूम्रपान लोगों के जीवन को बर्बाद करने वाली मुख्य चीजों में से एक है। भले ही वे जानते हैं कि यह कितना खतरनाक है, फिर भी कई लोग इस आदत से बचने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। भले ही सरकारें, स्वयंसेवी संस्थाएं और विशेषज्ञ जागरूकता पैदा कर रहे हैं कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आंकड़े बताते हैं कि तंबाकू की खपत कम नहीं हो रही है बल्कि बढ़ रही है। भले धूम्रपान जानलेवा हो गया, लेकिन यह सवाल बन गया है कि लोगों के न बदलने और सरकारों के सख्त कदम न उठाने के बीच आखिर क्या कारण है। धूम्रपान से कैंसर, हृदय और फेफड़ों के रोग होते हैं। यह व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। दुनिया 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मना रही है। ऐसे में विशेषज्ञ धूम्रपान से बचने की सलाह देते हैं। बताया जा रहा है कि जिन परिवारों की मौत धूम्रपान के कारण हुई है, हर साल 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर लोगों को तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक किया जाता है। ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे इंडिया गेट्स 2 के मुताबिक देश में 27 करोड़ लोग तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। और अगर हम दुनिया को देखें तो भारत तंबाकू उत्पादों और खपत का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यह कुछ ऐसा है जिस पर भारत सरकार को विचार करने की अति आवश्यकता है। तंबाकू चबाने, धूम्रपान करने से स्ट्रोक, दिल का दौरा, फेफड़ों की समस्या, विभिन्न प्रकार के कैंसर के साथ साथ मुंह, गले, फेफड़े, अग्न्याशय, मूत्राशय, गुर्दे और यकृत की समस्याएं होती है। गुरुग्राम के मैक्स अस्पताल में ENT विभाग के प्रमुख डॉक्टर रविंद्र गेरा ने कहा है कि धूम्रपान के कारण हर साल 12 लाख लोगों की मौत हो जाती है। उन्होंने ये भी बताया कि धूम्रपान फेफड़ों के कामकाज को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है और नष्ट कर देता है। डॉक्टर अम्बरीश जोशी, सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजी, प्राइमरी सुपर स्पेशलिटी, नई दिल्ली ने यह कहा है कि तंबाकू लेने की इच्छा प्रबल होने पर भी अगर आप धैर्य रखते हैं और इसके प्रलोभन में नहीं आते हैं तो इससे छुटकारा पाया जा सकता है। वह इच्छा यह समझाया गया है कि धूम्रपान से निकलने वाले जहरीले रसायन वायुमार्ग और फेफड़ों की परत को नुकसान पहुंचाते हैं। नतीजतन प्रतिरक्षा कम हो जाएगी। यह दावा किया जाता है कि दुनिया भर में 20% से अधिक लोगों के टीबी से संक्रमित होने का कारण धूम्रपान। डॉक्टर जोशी बताते हैं कि निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, स्मोक ट्रिगर्स का उपयोग, सोशल नेटवर्किंग और चीनी रहित गम चबाने से धूम्रपान का इच्छा को रोकने में मदद मिल सकती है। तंबाकू को रोकने के लिए सरकारों का सक्रिय होने की जरूरत है। केंद्र राज्य सरकारें यह कहकर पल्ला झाड़ रही है कि मध्यम शराब पीना और धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन आलोचनाएं हैं कि वास्तविक स्थिति इसके विपरीत है। गरीब और वंचित समुदाय के कई बच्चे धूम्रपान के आदी हो जाते हैं और कैंसर से प्रभावित होते हैं। फलस्वरूप यदि घर के स्वामी को कर्क रोग हो जाए तो परिवार की स्थिति डावाडोल हो जाती है। देश में हजारों अनाथ बच्चे हैं जिन्होंने कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया। चिकित्सा विभाग चेतावनी दे रहा है कि अगर सरकार ने तंबाकू की रोकथाम के उपाय नहीं करे तो भविष्य में इसके गंभीर परिणाम होंगे। विधायक सुधीर रेड्डी एलबी नगर निर्वाचन क्षेत्र में पार्क और तालाबों का विकास कर रहे हैं, जैसे राज्य में कहीं और नहीं किया गया है। बीआरएस नेताओं को यह कहते हुए भड़काया गया कि बीजेपी नगर सेवक नरसिम्हा रेड्डी पर जमीन हड़पने का आरोप लगाना सही नहीं है। वृन्नागुट्टा में बस्ती निंद्रा कार्यक्रम पर लोगों की प्रतिक्रिया को सहन करने में असमर्थ नगर सेवक गुस्से में था कि वह अपनी मर्जी से बोल रहा है। वायएसआर तेलंगाना पार्टी सिकंदराबाद के कोऑर्डिनेटर शिल्पाचारी ने कहा कि डिप्टी स्पीकर पद्मा राव व दबाव डालकर 2 बेडरूम वाले कमरे के हितग्राहियों के साथ न्याय किया जाएगा।
उन्होंने मेट्टुगुट्टा में धोबी घाट पर बने 2 बेडरूम के मकान में लाभार्थियों से मुलाकात करी है। शर्म की बात है कि तेलंगाना सरकार ने सिकंदराबाद क्षेत्र में लाभार्थियों को 2 बेडरूम आवंटित नहीं करे हैं, जहां 9 साल हो गए हैं। आरोप वह है कि डिप्टी स्पीकर पद्मा राव के बेटे 2 बेडरूम का घर बेच रहे हैं। नगर मंत्री केटीआर और डिप्टी स्पीकर पद्मा राव ने सिकंदराबाद निर्वाचन क्षेत्र में 10,000 2 बेडरूम का घर बनाने की बात कहकर लोगों को गुमराह करने और धोखा देने पर गुस्सा जताया। उन्होंने पीड़ितों को आश्वासन दिया कि वे एसआरटीपी की ओर से तब तक लड़ेंगे जब तक लाभार्थियों को न्याय नहीं मिल जाता है। साइबराबाद एसओटी पुलिस ने रंगारेड्डी जिले के शंकरपल्ली के भारी मात्रा में गांजा जब्त किया है। राजेंद्र नगर डीसीपी ने बताया कि 230 किलो गांजा जब्त किया गया है। एसओटी पुलिस ने उसे विशाखा से बोलेरो वाहन में गांजा महाराष्ट्र ले जाते समय शंकरपल्ली में पकड़ा था। डीसीपी ने कहा है कि उन्होंने गांजा जब्त किया और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है।